Hello and namaskar friends. I'm your friend Dr. Manish. I'm a consultant oral and maxillofacial surgeon. तो आज जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है किसी भी सर्जरी के रिगार्डिंग। जैसे कि आज हम लोग वैसे टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो है कि आपको दांत निकलवाने से पहले ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने कभी जीवन में दांत ना निकलवाया हो, यानी कि एक्सट्रैक्शन नहीं करवाया हो। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि एक पेशेंट के पार्ट से उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर्जरी परफॉर्म करवाने से पहले, या कि यानी कि उनको क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। बिकॉज देखिए, चाहे दांत निकलवाना हो या कोई भी सर्जरी, जहाँ भी ब्लड इन्वॉल्व हो जाता है वो चीज़ को सर्जरी कंसिडरेशन हम लोग करते हैं कि वो सर्जरी का पार्ट है। अब होता क्या है कि पेशेंट्स को कई बार नहीं पता होता है कि हमारी जो सर्जरी होने वाली है उससे पहले हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें क्या चीज़ डॉक्टर्स को बतानी है नहीं बतानी है। या कई बार मान लीजिए कि डॉक्टर ओवर बर्डन होता है मोस्टली, तो कई बार उनके साइड से कोई चीज़ स्किप हो जाए, अगर मिस कर जाए, तो पेशेंट को भी आजकल इतना अवेयर होना चाहिए। बिकॉज देखिए, बॉडी आपकी है, सर्जरी आप पे परफॉर्म होने वाली है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन होगा तो वो झेलना आपको है। ठीक है, डॉक्टर अपनी हेल्प करेंगे, सब कुछ करेंगे, या आप उनसे कुछ भी सू कर सकते हैं, उनको अंडर लॉ अंडर ट्रायल कर सकते हैं, वो एक अलग इशू है। बट उससे जो चीज़ हो गई, वो जो नुकसान आपको हो गया वो वापस नहीं आने वाला है। ठीक है। और देखिए, यहाँ पे डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन ऐसा है कि दोनों एक दूसरे के हेल्प के लिए बैठे हुए हैं। यानी नहीं कि ऐसा नहीं कि लीगल बैटल में जाने के लिए बैठे हुए हैं, कोई भी नहीं चाहेगा। ठीक है। तो एक पेशेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कुछ अपनी जिम्मेवारियां समझे। और नॉर्मली इस पार्ट पे पेशेंट के अवेयरनेस के लिए कोई कैंपेन या कोई इंफॉर्मेशन जो है वो चलाया नहीं जाता। तो आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज आज मैं बताऊंगा कि आप दांत निकलवाने से पहले क्या क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, नॉर्मली सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है कि जब भी पेशेंट किसी डॉक्टर को अप्रोच करे तो सबसे पहले जो उसका मेन कंप्लेन है, जो उसकी परेशानी है, वो बताए। और उसके साथ वो अपनी कंप्लीट हिस्ट्री बताए, डिटेल हिस्ट्री। जैसे कि उसको क्या बीमारियां हैं, क्या हैबिट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ना, किसी को कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ब्रेन से संबंधित कोई प्रॉब्लम, मान लीजिए कोई किसी को एपिलेप्सी है, या कोई डिप्रेशन की दवा ले रहा है। डिप्रेशन में मेनली जो ड्रग्स चलती हैं, या तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेशन एक कैटेगरी होती है ड्रग्स की, वो चलती है, या एसएसआरआई जिसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। ठीक है। तो वो दवाइयाँ चलती हैं। तो कई बार जब हम लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं, तो मान लीजिए किसी को एंटीबायोटिक चल रही है, एपिलेप्सी का बीमारी है और एंटीबायोटिक चल गया। मान लीजिए कि सेफेलोस्पोरिन ग्रुप का डॉक्टर, मतलब ये तो टेक्निकल टर्म हो गया, मान लीजिए कोई एंटीबायोटिक चला दिया। अब होता क्या है कि उसको न्यूरोलॉजी से रिलेटेड पहले से ड्रग्स चल रही हैं और डॉक्टर ने एंटीबायोटिक और दे दी। तो कई बार जो ब्लड में जितने समय तक वो डोज दिया गया है कि एक जो गोली है, एक जो टैबलेट है, ब्लड में इतना समय तक रहेगा और इतने घंटे तक वो इफेक्टिव रहेगा। तो कई बार दोनों दवाओं के इंटरेक्शन के चलते, मतलब एक दूसरे से रिएक्शन के चलते, क्या होता है कि या तो उसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन, जितना दिन देर तक उसको एक्ट करना है, बॉडी में रहना है, वो बढ़ जाता है, वो घट जाता है। इससे क्या होता है कि मान लीजिए कोई एपिलेप्सी का प्रॉब्लम है, तो उसको अभी झटके दौरे पड़ने लगेंगे। पहले आपने एंटीबायोटिक दे दी सेफेलोस्पोरिन ग्रुप का, तो पता चला कि वो दोबारा दौरे दौरे पड़ने लगे। तो या उसको, अब वो अपनी हिस्ट्री बताएगा, तो डॉक्टर क्या होता है उस तरह के पेशेंट के लिए मॉर्निंग वाला सेशन नॉर्मली देते हैं ताकि पेशेंट फ्रेश रहे। ठीक है। तो आपको ये चीज़ बतानी है कि मेरे को कोई ब्रेन से संबंधित बीमारी तो नहीं है। या ऐसे ही कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ना सांस से संबंधित प्रॉब्लम होती है, और जब भी उनको तनाव होता है, मतलब टेंशन होती है, तो वो रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, मतलब सांस लेने में उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसमें कई बार जो उनके फिजिशियन होते हैं, फैमिली फिजिशियन, मतलब जो पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट भी बोलते हैं उनको, तो पल्मोनरी मेडिसिन के डॉक्टर्स होते हैं, वो उनको पफ देते हैं, मोस्टली साल्बुटामोल या अदर ड्रग्स उसमें होते हैं। तो उस दवा को लेके आना है आपको। आप ऐसे ही आगे आपको सर्जरी का स्ट्रेस हुआ, मतलब दांत निकलवाने से पहले बहुत सारे लोग पैनिक में हो जाते हैं, और उनको सर्जरी का स्ट्रेस हुआ, पता चला कि नॉर्मल डेंटिस्ट हैं बेचारे वो, और वो मैनेज नहीं कर पाए। तो आपको ये हिस्ट्री पूरी बतानी है। आपको ये बतानी, ऐसा तो नहीं, एक बार मेरे साथ ये इंसिडेंट हो चुका है कि एक भाई साहब आए मेरे पास, तो आते ही ये स्टोरी बड़ी ही मज़ेदार है। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब, वैसे तो मैं हमेशा अपना ट्रीटमेंट यूएस में ही लेता हूँ, पहला ही उनका लाइन था कि यूएस में ही लेता हूँ, और
आपका नाम सुना था काफ़ी, तो सोचा कि इंडिया में मतलब वो इसी सिटी के रहने वाले हैं, मेरे सिटी के, तो मैं आपसे दिखा लेता हूँ। तो मैंने पूछा कि कोई प्रॉब्लम है आपको? ऐसा नहीं, कोई खास नहीं है, बस वही कभी कभी सीढ़ी चढ़ते हुए चेस्ट में पेन होता है, तो एक डॉक्टर साहब ने लिखी है वो छोटी सी गोली जीभ के नीचे रखनी होती है। उनके लिए बहुत सिंपल सी बात थी, बट ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि पेशेंट का डेथ हो सकता है दांत निकलते समय। अब इनको वो बहुत ही लाइटली, बहुत छोटी बात ले रहे थे। ये जो दवाएं होती हैं वो वेजोडाइलेटर ग्रुप की होती हैं, जो जीभ के नीचे रखते हैं। और जो जब एंजाइना का पेन होता है, हार्ट का जो चेस्ट पेन होता है, तो उसको वो ठीक करने के लिए दी जाती हैं, ताकि हार्ट भी एक ऑर्गन है, उसको भी जीने के लिए खून चाहिए। उसकी सप्लाई को, वेसल को डायलेट करके उसको बढ़ा सके, ताकि हार्ट पे स्ट्रेस ना पड़े। उनके लिए बहुत छोटी सी बात थी। तो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कोई हार्ट का संबंधित प्रॉब्लम नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर की समस्या तो नहीं है, आपका बीपी पता चला बहुत शूट कर रहा है, और उस समय आप दांत निकलवाने पहुंच गए, आपने डॉक्टर को बताया ही नहीं कि आपको बहुत ही सीवियर हाई ग्रेड का हाई ब्लड प्रेशर है, या आपको बहुत सीवियर ग्रेड का अनकंट्रोल्ड डायबिटीज अगर कंट्रोल है, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, एनी काइंड ऑफ सर्जरी कैन बी परफॉर्म। लेकिन आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, और आपने डॉक्टर को बताया नहीं और दांत निकलवा लिया और कॉम्प्लिकेशन हुआ, तो फिर डॉक्टर तो झेल ही रहा है बेचारा, लेकिन असली तो आपको झेलना पड़ेगा। आप वो 5 मिनट जाके मान लिया उसको कहेगी या कुछ भी सुना दिया, जो भी अलग, दैट इज अ पार्ट ऑफ थिंग। लेकिन आप असली प्रॉब्लम तो आपको हो रही है। अब आप बार बार डॉक्टर बदल रहे हैं, आपका शुगर कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डिटेल और कंप्लीट हिस्ट्री दें। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कोई जीआई का प्रॉब्लम है, आपको जो टैबलेट दिए जा रहा है उसका प्रॉपर वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता उस केस में। या आपको मान लीजिए कोई लिवर से संबंधित प्रॉब्लम है, जो दवाएं दी जाती हैं वो लिवर में जाके चेंज होती हैं, और उसके बाद ही वो बॉडी से बाहर जाती हैं। जैसे आपने कुछ भी दवा खाई तो वो कुछ देर तक बॉडी में रहेगी, उसके बाद उसको बाहर जाना है, ठीक है। तो उसके पहले उसका मेटाबॉलिज्म होता है लिवर में, और आपको पता चला लिवर प्रॉब्लम है, तो उसका जो एक्शन है, उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है, और किस तरह से वो बॉडी में जा रहा है, सब कुछ चेंज हो सकता है। आपने ये बताया ही नहीं। आपका किडनी फेलियर है, और आप ऐसी दवाएं बेचारे डॉक्टर साहब लिख देंगे कि वो नेफ्रोटॉक्सिक, मतलब आपकी किडनी को फेल करने में और मदद कर सकती है वो, और आपने बताया ही नहीं डॉक्टर साहब को, तो उसमें डॉक्टर साहब क्या कर लेंगे? तो आपको ये प्रिकॉशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अक्सर ये चीज़ डेंटिस्ट्री के पार्ट में देखता हूँ, लोग इन्वेस्टिगेशन कराएं, एक नॉर्मल आंख बनवाए, कैटरेक्ट की सर्जरी, लेंस लगवाना है, सारे इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर रूप से होंगे, लेकिन जब वो दांत निकलवाने पे आते हैं तो जैसे ही इन्वेस्टिगेशन लग, वो उनको लगता है जैसे ही वो पैसा बेकार जा रहा है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको कोई ब्लड डिसऑर्डर है, बीटीसीटी करवाया, आईएनआर करवाया ही नहीं, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो, और ये सब जगह होता भी नहीं है। और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत बार ऐसा वीडियोस में भी देखा होगा, जो लोग मेरे वीडियो पुराने फॉलोअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, कि कई बार मैं आईसीयू में जाके ब्लीडिंग मैनेज करना पड़ता है मुझे। तो आप इन्वेस्टिगेशन, ये आपके लिए ये बहुत, और देखिए आप नहीं करवाएंगे तो डॉक्टर को कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो नुकसान आपको, ये कॉमनली नहीं होता है, लेकिन ये किसके अंदर ये प्रॉब्लम है, नो वन नोज। बिना इन्वेस्टिगेशन के कोई जान नहीं सकता है। और ये जब आप लैंड अप कर जाते हो प्रॉब्लम में, फिर आपकी फैमिली, आपका लाइफ और डेथ का मामला बन जाता है। इसलिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, चाहे डॉक्टर ना भी लिख रहा ना, बहुत सारे डॉक्टर्स अब हैबिट बना ली, बिकॉज लोग करवाते नहीं तो वो लिखते भी नहीं है। और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डॉक्टर ना लिखे तब भी आप सारी जांच करवाएं। बिना एक्सरे कभी भी दांत निकलवाएं ही नहीं। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक, मतलब वीडियो में मैंने डाला था ये, कि एक पेशेंट आए थे और मेरे बहुत क्लोज थे, बहुत नोन थे, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे, और उनके सारे लोग ही मेरे फ्रेंड्स थे। ये एक एडिशनल प्रेशर होता है किसी डॉक्टर पे, बिकॉज अब बहुत ज़्यादा नोन पेशेंट होता है, तो एक प्रेशर काइंड ऑफ फील करता है कि यार सर्जरी हर केस में अच्छा ही होना पड़ेगा, नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गया तो फिर अब, मतलब एक रिलेशन पे बात आ जाती है। और वो खैर बहुत अच्छे आदमी थे। और मैंने जैसे ही एक्सरे, एक छोटा वाला एक्सरे किया जो हम लोग लैपटॉप पे करते हैं, आरवीजी बोलते हैं उसको, वो देखते ही मुझे कुछ सस्पिशन हुआ, मैंने तुरंत एक बड़ा एक्सरे आउट किया, फिर उसके बाद सीटी स्कैन करवाया, और बेचारे बहुत अच्छे थे, उन्होंने सारी बातें मेरी मान ली। वो सिंपल दांत निकलवाए थे, एक बड़ा सा शिस्ट था जो कि पूरी हड्डी को सड़ा चुका था, और आपने ये एक्सरे करवाया नहीं, और पता चला आपको उस वजह से ये दिक्कत हो। कई बार 30-40 की उम्र का इंसान होता है, उसका पूरा दांत हिल रहा हो बिना बिना किसी कॉज के, पता चला उसको ब्लड रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है, ब्लड रिलेटेड कोई सीवियर डिजीज हो, और दांत निकलवा लिया लो।
कई बार लोग छोटा थोड़ा बहुत कैंसरस अर्ली का जो चेंज होता है, जो नॉर्मल जो क्वैक्स होते हैं उनको कुछ आइडिया नहीं होता, जो प्रैक्टिशनर होते हैं गांव देहात में उनको कुछ आइडिया नहीं होता, दांत निकाल देते हैं। तो ये आपका बॉडी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि छोटी से छोटी चीज जो है वो आप अपने डॉक्टर को बिल्कुल बताएं। जैसे मान लीजिए किसी महिला को ना बोन से संबंधित प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, जब मेनोपॉज के बाद स्पेशली जब माहवारी खत्म हो जाती है तो अक्सर ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाता है। तो उसको कई बार जो हार्मोन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, जिसको डायबिटोलॉजिस्ट बोलते हैं, डीएम एंडोक्राइन की डिग्री होती है उनकी, तो वो लोग कई बार बिसफॉस्फोनेट का टैबलेट या कई बार सीवियर केस में इंजेक्टेबल इंजेक्शंस भी चलाते हैं, और पता चला आपने उसमें इम्प्लांट कर दिया, वो इंजेक्शन पड़ रहा है उसको, वो उस समय करना ही नहीं है, और आपने ये हिस्ट्री बताई नहीं, आपको लगा दांत का प्रॉब्लम है, उससे उसका क्या रिलेशन है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप सिंपल दांत निकलवा रहे हो, पर ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराओ, बिकॉज ये आपकी लाइफ है, आप पे लोग डिपेंड करते हैं, आपकी फैमिली मोस्टली, आप अर्निंग स्टेज में है, आप अर्निंग एज में है, आप पे बहुत सारा लोन हो सकता है। आजकल लोग तो ईएमआई का कल्चर चला पड़ा। मान लीजिए आप 6 महीने के लिए आप किसी कॉम्प्लिकेशन में फंस गए, पता चला हाउसिंग लोन है, पता चला कार लोन है, क्यों रिस्क लेना। आप मतलब मेरे को देख के कई बार लगता है, और बहुत सारे लोग एकदम डिनायल मोड में रहते हैं। नॉर्मली हम लोग इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा लिखते नहीं हैं, और लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर डॉक्टर ना भी लिखे तो प्लीज़ आप बोले सर मेरा आप पहले इन्वेस्टिगेशन सारा कीजिए, उसके बाद ही कोई सर्जरी परफॉर्म करिए। बिकॉज अब डेंटिस्ट या डॉक्टर्स में भी कई बार हैबिट हो गई है, अब मैं देखता हूँ कि लोग नहीं लिखना चाहते, लोगों को लगता है कि पेशेंट सोचेगा कि अरे डॉक्टर तो लिटेरा है, इसमें इसका कमीशन है। तो आप इन चीज़ों को समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। प्रेगनेंसी में आपको किस ट्राइमेस्टर में आपकी प्रेगनेंसी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बताना पेशेंट को। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बहुत कम डोज में या शॉर्ट ड्यूरेशन में चलाना पड़ता है, कौन सा एंटीबायोटिक कितना सेफ है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब आप प्रेगनेंसी से पहले, लोगों की हैबिट ही नहीं है प्रेगनेंसी प्लानिंग की, आप बस वैसे प्रेग्नेंट होगी और पता चला पहले से दांत में कोई प्रॉब्लम है, और अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही चल रहा है, पहली तिमाही चल रही है, और पूरा आप चेहरा सूज गया है, स्पेस इन्फेक्शन हुआ पड़ा है, इमरजेंसी में सर्जरी करनी पड़ेगी, फिर आपको पता चला मिसकैरेज होने का चांस है। तो जो आपका हिस्ट्री पार्ट है और हैबिट पार्ट, लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और डॉक्टर को बताते नहीं है कि हम अल्कोहल ले रहे हैं, उसमें डाइसल्फराम लाइक बहुत लाइफ थ्रेटनिंग कई बार कंडीशन डेवलप हो जाता है। ये मेट्रोनिडाजोल जो फ्लाजिल के नाम से दवाई आती है, अक्सर लोग पेट के लिए खाते हैं, बहुत कॉमनली डेंटिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं हर दांत निकालने के, हर छोटी सर्जरी के बाद। इवन मैं भी करता हूँ। अब आपने ड्रिंक कर ली है, पता चला उस दवा से रिएक्शन हो गया। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारा जो भी हिस्ट्री है, आप न्यूरोलॉजी से लेके सांस लेने की कोई तकलीफ हो, हार्ट से रिलेटेड कोई तकलीफ हो, कोई गैस मतलब आपकी जीआई से यानी कि आंतों से संबंधित कोई तकलीफ हो, कोई आपकी लीवर से संबंधित तकलीफ हो, किडनी से संबंधित तकलीफ हो, सारी तकलीफें, कोई हार्मोन से संबंधित तकलीफ हो आपको, जितनी भी बॉडी में आपकी कुछ भी दिक्कत हो या महसूस होता हो, वो अपने डॉक्टर से पूरा डिस्कस करें। और आप ये देखें कि आपका डॉक्टर पूरा टाइम दे रहा है कि नहीं दे रहा है। हाँ, ये नहीं देखना है कि उसका फीस ज़्यादा है कम है। फीस ज़्यादा है बहुत अच्छी बात है। मेरे को अगर पर्सनली इलाज कराना पड़े, पास 4 डॉक्टर हो, किसी का 100 रुपये, 500 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये फीस है, तो मैं 1000 रुपये वाली फीस के पास जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है। देखिए फीस क्या है ना, आपको इमोशनल चीज़ बताता हूँ, डॉक्टरों से जुड़ी हुई एक चीज़, फीस किसी भी डॉक्टर का प्रेस्टीज होता है। अगर उस डॉक्टर को लगता है कि मैं बहुत काबिल हूं, तो 100 रुपये फीस कभी नहीं रखेगा। ये 100 रुपये, 200, 500, 400 रुपये कम फीस रख रहे, मोस्टली मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन, जरूरी नहीं है कि ये सही हो, लेकिन नॉर्मली कम फीस वो लगता है उनको, जनरली वो रखते हैं, उनको लगता है कहीं नहीं कि बैक ऑफ द माइंड कि मेरी जो डिग्री है या जो मेरा नॉलेज है या मेरी जो कॉम्पिटेंसी है उस लेवल का नहीं है। तो आप उनकी फीस ना देखें, आप डॉक्टर की कॉम्पिटेंसी देखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज देखिए आप अपने बच्चे की शादी में अगर 1 लाख का बैंड बाजा करते हैं, उसकी जगह 80,000 के करें चल सकता है, लेकिन आपकी इलनेस अगर किसी वजह से या कोई ऐसा कंडीशन डेवलप हो जाए जो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो जाए, या उस इलनेस को जो कि 3 दिन में ठीक होना था और 3 महीने लग गए, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा आपके। तो आप अपना सारा हिस्ट्री और हैबिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने डॉक्टर को पूरा बताएं, और पोस्ट ऑपरेटिव जो भी इंस्ट्रक्शन है
वो आप जाने से पहले बहुत क्लियर हो जाए, भले 4 बार पूछना पड़े। लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ कि मैं पर्सनली खुद सारे इंस्ट्रक्शन देता हूँ, उसके बाद फिर सेम चीज़ मेरा एक स्टाफ बताता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो मेडिसिन काउंटर का लड़का है, उसको भी मैंने मतलब स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कि प्रिस्क्रिप्शन देने के बाद सारी दवाएं कैसी खाई जाती हैं, क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या क्या पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, कब बताना है, नहीं, सब कुछ बताया जाता है बाकायदा 10-10 मिनट टाइम देके। फिर भी पेशेंट भूल जाता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सर्जरी से पहले अपनी सारी डिटेल, छोटी से छोटी हैबिट, आप गुटखा खाते हैं नहीं खाते हैं, ड्रिंक करते हैं नहीं करते हैं, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम पहले रही है इसके रिगार्डिंग नहीं रही है, हार्ट की प्रॉब्लम हुई है, हर चीज़ बताना है। और आप ये देखिए कि आपको डॉक्टर पूरा टाइम देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पेशेंट और डॉक्टर का इंटरेक्शन टाइम नॉर्मली, देखिए अच्छा अच्छा और बेस्ट चीज़ तो है कम से कम हाफ एन आवर का हो, आधे घंटे तक पेशेंट डॉक्टर का इंटरेक्शन हो, पर एटलीस्ट 5-7-10 मिनट तो हो। ये 2 मिनट का नहीं, ये ट्रीटमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो आप बस, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आपकी प्रेगनेंसी से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम पिछले 1-2 साल में या पहले हुई हो, कोई सर्जरी आपको परफॉर्म की हुई पहले, किसी दवा से आपको रिएक्शन हो पहले, किसी दवा से एलर्जिक हो, तो आप सारी चीज़ें डॉक्टर को पहले बताएं ताकि वो पहले से प्रिकॉशन लेके प्रिपेयर हो पाए कि हाँ, मेरा पेशेंट कोई इमरजेंसी में लैंड अप करेगा तो क्या मैं इसके लिए मैनेज कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या मुझे किसी हेल्थ सेंटर में रेफर करना है। तो ये आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन था। आई होप शायद आपको चीज़ें समझ में आई हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनको बेनिफिट हो सके। ओके, थैंक यू।